हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू राष्ट्रीय ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ गोविंद सिंह तंवर और आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। कैसे हैं बच्चों? आई होप यू आर गुड। आ जाइए बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर अपन समझें तो आज की बात करें बेटा, तो देखो हेलो सभी, एक बार वीडियो ऑन कर लो बेटा। क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं और सुनाई दे रहा हूं? यस, वेरी गुड मॉर्निंग रेखा, वेरी गुड मॉर्निंग नेहा, वेरी गुड मॉर्निंग। अपना वीडियो ऑन कर ले बेटा फटाफट जल्दी से। फिर देखिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। कितने भी लोग हैं सब देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस कर लिया था। याद है किसके बारे में डिस्कस कर लिया था? स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार मुझे बता दे बेटा, तो मैं कुछ उसमें से बता सकूं। और अगर नहीं है प्रॉब्लम तो क्या हम आगे चल सकते हैं? ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, एनी क्वेश्चन अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस? नो बच्चों, नहीं है तो क्या आगे चल सकते हैं? आप लोग मुझे थम्स अप भेज दीजिए एक बार। चलिए मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और करवा देता हूं। तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस में एक और टॉपिक लिख लो, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। हेलो विम सर, बंद हो गया। तो सर ऐसे हमें पहले ही बता देते, हम सुबह मॉर्निंग में मीटिंग शेड्यूल करते ही नहीं। आज हम क्लास बंद कर देते और तो क्या करते? अब हमारे बच्चे परेशान होते हैं। 2 मिनट बंद होता है, 2 मिनट चालू होता है। किन से बात हो रही है? इंटरनेट वाला है। जियो? क्या कह रहा है? एयरटेल की सापिटा चल रहा है। एयरटेल से तो फिर चल ही नहीं रहा। कहाँ चल रहा है? देखो टाइम लगेगा इसमें, क्या करेगा? तेजपाल जी भी नहीं है क्या अभी? चल जाए यार, तू भी गुस्सा खाता। हाँ सर, मैं बहुत पहले आ गया। कनेक्ट हो गए बच्चे? तो बच्चे का डिस्कनेक्ट थोड़ी ना होते। फिर अपना क्या चल नहीं रहा? अपन चालू हो गए? हाँ चले। ओके बच्चे लोग, थोड़ा सा देखो बेटा, टेक्निकली इशू रहेगा। रीजन है उसके पीछे। टेक्निकली इशू क्यों रहेगा बेटा? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज बारिश की वजह से ख़राब हो रही हैं, इसलिए आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और समझा देता हूँ, फिर हम स्पर्मेटोजेनेसिस को फाइनली ख़त्म कर लेंगे। तो देखो बच्चों,
ये देखिए बच्चों, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को समझने की कोशिश करें तो उसमें देखो बच्चों, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसे बहुत अच्छे से समझें। और यहां से अगर हम बातें करें तो ये हेड पोर्शन है बच्चों। बोलो कैसा पोर्शन है? हेड। ठीक है, दिस इज हेड। इस हेड के अंदर एक बेटा स्ट्रक्चर होता है, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। व्हाट वी से, दिस इज न्यूक्लियस। आर यू विजिबल? आप लोगों को दिखाई दे रहा है? एक बार थम्स अप हो जाए बच्चे सभी की तरफ से फटाफट। ठीक, ओके। देखो बच्चों, अब यहां से ये स्ट्रक्चर जो बीच में बनाया है ना मैंने बच्चों, दिस स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियस, लेकिन नॉट न्यूक्लियस। इसे आप क्या कहोगे? इसे हम कह सकते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कह सकते हैं बच्चों? न्यूक्लियोइड कह सकते हैं। वीडियो ऑन कर ले बेटा सभी, बारिश हो रही है आप लोगों के यहाँ भी, मुझे पता है। और ये स्ट्रक्चर जो है बच्चों हमारा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोसोम। क्या कहा जाएगा इसको? एक्रोसोम कहा जाएगा, एक्रोसोम। ठीक है, क्या कहा जाएगा बच्चों? तो दिस इज एक्रोसोम। ये लो बच्चों, बताओ एक्रोसोम पता चल गया क्या? इसे हम एक्रोसोम कहते हैं? बोलो इसे क्या कहेंगे बच्चों? हम इसे एक्रोसोम कहेंगे। इसके बाद यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ओके बच्चा लोगों, और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ भी एक सेंट्रियोल है बच्चों। दिस इज कॉल्ड डिस्टल सेंट्रियोल। इसे क्या कह रहे हैं बच्चों अपन? डिस्टल सेंट्रियोल। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल ओके। अब सुन, इसके बाद बच्चों अगर आप देखेंगे तो इसे सर हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दें? वी विल डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स बच्चों? 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला, दिस स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड हेड। बोलो क्या कहेंगे? हेड कहेंगे, हेड। ठीक है, और दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिडल पीस। मिडल पीस। ठीक है बच्चा, और इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा बच्चों टेल। बोलो बात समझ में आई ना? इसको क्या कहा जाएगा? मिडल पीस। इसे क्या कहा जाएगा बच्चों? हेड। और उसे क्या कहेंगे? टेल। अब बात को समझते हैं। सर ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? तो क्या मैं इसे शॉर्ट में लिख सकता हूं बेटा? पीसी। मैं इसका फुल फॉर्म यहां लिख रहा हूं पीसी का, नॉट ए पर्सनल कंप्यूटर। इट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। बोलो बच्चों क्या कहोगे इसको? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल।
and this structure is called DC. So what is DC? This is called distal सेंट्रियोल. इसको क्या कहा जाएगा बच्चों? डिस्टल सेंट्रियोल. बताओ. तो एक तो हमने क्या कह दिया? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरे को क्या कह दिया बच्चों हमने? डिस्टल सेंट्रियोल. ठीक है. और इनके अंदर ये माइक्रोफिलामेंट या स्पिंडल फाइबर जैसे स्ट्रक्चर्स है, या आप इन्हें एस्ट्रल रेज भी कह सकते हो बच्चों. ठीक है. ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है. फिलामेंट. इन फिलामेंट के बीच में अब एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है बच्चों. आर्यन यादव, अरुण सिंह, इनके बीच में क्या होता है बच्चों? दे हैव माइटोकॉन्ड्रिया. ओहो, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी है. हाँ, दे हैव माइटोकॉन्ड्रिया. और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बच्चों? दे प्रोवाइड एनर्जी. ये क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी. तो अपन इसको कहाँ लिखें? चलो यहीं लिख देते हैं बच्चों. दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. अभी क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया ना? स्ट्रक्चर समझ लो, और कुछ नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का. ओके बच्चों? हाँ, ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को. क्लियर है? अब आगे आते हैं अपन यहाँ से. वी विल डिस्कस अबाउट कि ये क्या है सर. ये सारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म तो ऐसा है, तो इसे हम कैसे समझ पाएंगे? अरे बिल्कुल समझ पाएंगे बच्चों. कैसे? वो देखो. अब इसमें क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे बेटा, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला हेड, और दूसरा मिडल पीस, मिडल पीस, हेड, एंड तीसरा टेल. बोलो बच्चों, कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में. कौन डिवाइड है? ये हमारा स्पर्म. अब सर हेड, मिडल पीस और टेल को हमें समझना है. तो बताओ बच्चों, हम समझें. ए स्पर्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वन इज अ हेड, सेकंड इज अ मिडल पीस, एंड थर्ड इज अ टेल. ओके बच्चों? तो इन 3 पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे. तो क्या मैं इसे यहाँ से हटा दूँ एक बार, और फिर हम बात करते हैं बेटा इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर क्या होता है. तो सभी अच्छे से समझे. मैं इसे हटा रहा हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ बच्चों. सबसे पहला पार्ट मैं लिखने वाला हूँ हेड. बोलो बच्चों, क्या लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पर सबसे पहला पार्ट लिखने वाला हूँ हेड लिखने वाला. चलिए सर, यूट्यूब चैनल पर क्लास डलवाएंगे? बिल्कुल. अरे नीरज, बिल्कुल डलवाएंगे यूट्यूब चैनल पर, तुम चिंता ना करो. इधर आओ. अब सुनो बच्चों. तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेड की. तो हेड में क्या क्या है बच्चों? सबसे पहले हेड पर एक टोपी है. ठीक है? क्या है? एक टोपी, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है. सर ये क्या लिखा है? MI, माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है बच्चों यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, आ गया हो. तो सबसे पहले हेड को समझ लो. अब समझिए बच्चों, इधर आओ. हेड, उसमें सबसे पहला एक पार्ट है बेटा एक्रोसोम. एक्रोसोम अभी विजिबल है ना बच्चों? देखो मैं काफी बड़ा और कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आए. तो ये मैं लिखा है सबसे पहले बेटा एक्रोसोम. क्या लिखा है? एक्रोसोम. सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कर ले बेटा, बस एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है इतना, नहीं तो बहुत मारेंगे हम आपको. ठीक है?
ये पता है आपको, हम बहुत पीटते हैं फिर। अरुण, अजय, नेहा, यशवंत, एवरीबॉडी। ओके बच्चों, देखो अब हम क्या समझें, एक्रोसोम एक्चुअली है क्या, और एक्रोसोम क्यों बनाया गया है स्पर्म के ऊपर, और एक्रोसोम अगर स्पर्म पर है तो वो क्या काम करने वाला है। तो इसे जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, हमें पता करना चाहिए ना, बिकॉज स्पर्म सेल हमारे मेल्स के अंदर सबसे छोटी सेल है, और स्पर्मेटोजेनेसिस के रिजल्ट में बहुत मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं। लेकिन हमें एक स्पर्म के बारे में तो पता होना चाहिए कि ये मेल गैमेट कैसा होता है, और इस मेल गैमेट पे हेड पर जो सर एक्रोसोम बोल रहे हैं वो क्या है, उसे कौन बनाता है, और उसका क्या फंक्शन है। इतना याद रखें सर, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं जीतूकांत, डोंट वरी बेटा, हम सारी चीजें वापस भी कर लेंगे। अब सुनो मेरी बात को बच्चों, तो हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले एक्रोसोम को समझते हैं कि एक्रोसोम को बनाया कैसे और वो दिखता कैसे है। तो देखो सुनो बच्चों, सबसे पहले मेरे साथ आप लोग बिल्कुल कंट्रीब्यूट करोगे तो सब चीजें समझ में आएगा। लाइट आ रही है, अंजलि नाउ इज क्लियर आई थिंक, यस ओके बच्चों। अब देखो, तो सबसे पहले हमें क्या समझ में आना चाहिए, इस चीज को अगर हम समझें तो वो कैसा होता है। देखो मैं नीचे यहां पे बनाने वाला हूं, यहां बना रहा हूं बेटा मैं स्पर्म का हेड। ये क्या बना रहा हूं मैं, स्पर्म का हेड। ओके बच्चों, मैंने स्पर्म का हेड बना दिया है। अब इसके ऊपर जस्ट थोड़ा सा आप देखें तो ये तो है न्यूक्लियोइड, क्योंकि स्पर्म के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस ना कह के उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। बोलो क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो इसमें क्या होने वाला है समझिए, दिस इज न्यूक्लियोइड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बच्चों अपन, न्यूक्लियोइड। अब इस न्यूक्लियोइड पर आप लोग देखोगे ये स्ट्रक्चर जो है, इस न्यूक्लियोइड पर अगर आप देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये राउंड लाइक एक स्ट्रक्चर है। देख लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, एक्रोसोम बनता कैसे है, मैं ये समझाने वाला हूं आप लोगों को आज कि एक्रोसोम कैसे बन रहा है, ठीक है। तो ये जो बेटा राउंड शेप आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी। सभी लिखे, ये क्या है बच्चों, गोल्जी बॉडी है। दिस राउंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी। ओके, तो ये क्या है, गोल्जी बॉडी। एवरीथिंग समझ पा रहे हो, ओके। अब इससे आगे चलें थोड़ा सा, तो वापस एक हेड होगा, और उस हेड के पास बच्चों क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। उस हेड के पास न्यूक्लियस होगा, ठीक है, ओके। हेड के पास न्यूक्लियस होगा, और उस हेड के पास जो न्यूक्लियस होगा उसके ऊपर आप देखोगे जो एक्रोसोम ग्रेन्यूल होती है वो सॉरी गोल्जी बॉडी जो होती है वो ऐसे फ्लैटेंड हो जाती है बच्चों यहां पर, और इसमें इस पार्ट को अब हम एक्रोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, इसको अपन एक्रोसोम कहेंगे, इसको एक्रोसोम कहेंगे। तो मैं इसे एक्रोसोम कह दूंगा। क्या कहेंगे बच्चों, इसको अपन एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है। अब ये पूरा कैप
आगे चल करके और ऐसा कैप बना लेगा, एक बिल्कुल ऐसा का ऐसा कैप बना लेगा बच्चों। तो इस कैप को अब हम क्या कह देंगे, एक्रोसोम कैप। बोलो बच्चों क्या कहेंगे इसको अपन, एक्रोसोम कैप। इट इज कॉल्ड एक्रोसोम कैप। चेतराम इतना क्लियर है बच्चे, बताओ इतना पता चल गया तो मेन मीनिंग क्या है इस चीज का कि सर गोल्जी बॉडी एक्रोसोम कैप बनाती है, एक्रोसोम बनाती है। तो आप बता पाओगे ना कि सर स्पर्म पर जो हेड पे एक टोपी है, एक कैप है, उसे गोल्जी बॉडी बनाती है। बोलो बच्चों कौन बनाती है, गोल्जी बॉडी। क्लियर है तो एक बार थम्स अप हो जाए सभी की तरफ से, बताओ ठीक है। अब सुनो बच्चों आगे क्या बताने वाले हैं अपन इसमें। एक्रोसोम है क्या और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो देखो कैसे, तो मैं इसे हटा दूं एक बार, ओके मैं इसे हटा देता हूं बच्चों। तो सर एक्रोसोम एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो स्पर्म के हेड पे पाया जाता है। तो देखो बच्चों ऐसे समझिए, ये एक ओवम सेल है, दिस इज ए ओवम सेल। कैसे सेल है बच्चों, ये ओवम सेल है और इसको अपन फीमेल गैमेट भी कहते हैं, ओवम भी कहते हैं या फीमेल गैमेट भी कहते हैं। तो इसके सराउंडिंग लेयर्स को, इसके सराउंडिंग लेयर्स को, इसके सराउंडिंग लेयर्स को स्पर्म पेनिट्रेट करना चाहता है। स्पर्म क्या करना चाहता है बच्चों, स्पर्म विल बी वांट टू पेनिट्रेट ठीक है बच्चों, स्पर्म वांट टू पेनिट्रेट दिस थिंग। तो इसमें क्या होगा बच्चों समझो, देखो अगर हम समझें इसके अंदर, तो देखो ये स्पर्म इसको पेनिट्रेट करना चाहता है। तो पेनिट्रेट करने के लिए कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा, इसके लिए काम करेगा बच्चों एक्रोसोम। कौन काम करेगा, एक्रोसोम। तो मैं यहां लिख सकता हूं, सबसे पहले एक्रोसोम क्या है, तो लिखो आप सब, एक्रोसोम इज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर ऑन स्पर्म। एक्रोसोम इज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर ऑन स्पर्म। क्लियर है बच्चों, इसमें क्या भरा हुआ होगा कि जो एग की वॉल को गला देगा। तो एक्रोसोम हैव हाई ल्यूरिनी डेज एंजाइम। बोलो बच्चों, एक्रोसोम के पास क्या है, एक्रोसोम हैव हाइल्यूरिनिडेज एंजाइम। व्हाट इज पेनिट्रेट, पेनिट्रेट का मतलब होता है सेलोनी, किसी चीज को भेद देना, उसमें छेद कर देना और उसके अंदर का रास्ता बना लेना। अभी क्लियर है सलोनी, पेनिट्रेट है ना, एस क्लियर। तो पेनिट्रेट का मतलब किसी भी चीज में होल करना, रास्ता बनाना या उसके अंदर का रास्ता बना के चले जाना, दिस इज पेनिट्रेशन। तो अब सुनो, एक्रोसोम हाइल्यूरिडेज है, हाइल्यूरिडेज एंजाइम है बच्चों, ये बिल्कुल लिख लें, हाइल्यूरिडेज एंजाइम है जिसकी मदद से ही वो
एग की वॉल को पेनिट्रेट कर पाता है? बताओ बच्चों, किसकी वॉल को पेनिट्रेट कर पाता है? एग की वॉल को पेनिट्रेट कर पाता है। इतना क्लियर है? आगे सुनो, एक्रोसोम के साथ साथ स्पर्म के हेड पर एक एंजाइम और पाया जाता है बच्चों। एक्रोसोम के साथ साथ स्पर्म के हेड पर एक एंजाइम और पाया जाता है जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजिन। लिख लीजिए बच्चा, फर्टिलाइजिन हार्मोन। बोलो बच्चों, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहेंगे फर्टिलाइजिन हार्मोन। ये फर्टिलाइजिन हार्मोन की वजह से ही, इस फर्टिलाइजिन हार्मोन की वजह से ही स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आता है बच्चों। स्पर्म ओवम के किस में आता है? कांटेक्ट में आता है। स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आता है और फिर स्पर्म उसे फर्टिलाइज कर देता है। इतना क्लियर है बच्चों? ये बात समझ में आ गई? तो ये फर्टिलाइजिन हार्मोन। अब हम आगे क्या बात करें इसके अंदर कि सर स्पर्म का कैप लाइक स्ट्रक्चर तो हो गया एक्रोसोम। अब स्पर्म के पास सर न्यूक्लियस भी है, लेकिन आप उसे न्यूक्लियस नहीं कह रहे हो, उसे न्यूक्लियोइड कह रहे हो। क्यों? क्योंकि बेटा न्यूक्लियस में सब कुछ होता है और यहाँ क्या है? केवल जेनेटिक मटेरियल। केवल क्या है इसके पास? जेनेटिक मटेरियल। ये अपना न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं रखता है खुद के पास में। ठीक है, तो अपन यहाँ बात करेंगे सेकंड, न्यूक्लियोइड की बात करेंगे। तो लिखो बेटा सेकंड। मैं एक्रोसोम को हटा देता हूँ, ये समझ में आ गई बात? ओके, तो हेड में दूसरा पॉइंट है, हेड में दूसरा पॉइंट है बच्चों न्यूक्लियोइड। हेड में दूसरा पॉइंट है न्यूक्लियोइड। ये देखो बच्चों, हेड में दूसरा जो पॉइंट है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड क्या चीज है समझिए इसको। देखो बच्चों, एक न्यूक्लियस क्या होता है? तो देखो न्यूक्लियस को समझते हैं पहले। मैं यहां लिख दूं, आपको समझ में आएगा। जेनेटिक मटेरियल प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस हिस्टोन प्रोटीन। लिखो बच्चों, ये है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस। क्या है बच्चों ये? दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। लिख लीजिए बेटा। एक न्यूक्लियस में क्या क्या होना चाहिए सर? द न्यूक्लियस हैव जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड हिस्टोन प्रोटीन। तो ये सारी चीजें अगर यहां पर हैं तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि बच्चों इसे आप न्यूक्लियस कह सकते हो। सर बताओ क्या कह सकते हैं उसको अपन बच्चा? न्यूक्लियस कह सकते हैं। तो अब आप लोग यहां देखो, तो ये हम कैसे समझें? जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियोप्लाज्म और हिस्टोन प्रोटीन। तो न्यूक्लियोइड क्या है? तो देखो न्यूक्लियोइड क्या है, मैं लिख देता हूं। तो न्यूक्लियोइड क्या है सुनो बच्चों। न्यूक्लियोइड का मतलब होता है कि ओनली जेनेटिक मटेरियल, ओनली जेनेटिक मटेरियल, केवल क्या हो उसके पास? जेनेटिक मटेरियल। ना उसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म हो, ना उसके पास स्टोन प्रोटीन्स हो, उसके पास केवल खुद का एक जेनेटिक मटेरियल हो और उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोइड।
न्यूक्लियोइड। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं सर व्हाट इज पेनिट्रेट। बताया ना सलोनी, आपने 3 बार टाइप किया। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को पेनिट्रेट या उसको हॉल कर देना या उसे छेद कर देना किसी भी एक वॉल के अंदर। तो ठीक है, तो एंट्री, रास्ता बना लेना खुद के लिए बेटा। किसके लिए? खुद के लिए एक रास्ता बना लेना, इट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। नेक्स्ट आगे आओ बच्चों, अब हम समझ में आता है बेटा दूसरा प्रोसेस इज मिडल पीस। क्या है? मिडल पीस। तो मैं इसे हटा देता हूं। एंड सेकंड थिंग इज मिडल पीस। देखो बच्चों, देखो मिडल पीस। मिडल पीस क्या है? हेड को और टेल को कनेक्ट करने वाला पार्ट। किस किस को कनेक्ट करने वाला पार्ट है बेटा? हेड और टेल को। तो मिडल पीस में क्या क्या होता है? एक तो याद रखो बेटा, सबसे पहले है उसके पास में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है, यहां पर आप देख रहे हो तो ये कुछ स्पिंडल फाइबर स्ट्रक्चर या फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। और एक है बेटा डिस्टल सेंट्रियोल। और एक होता है बच्चों इसके साथ में, अगर आप देखें तो इनमें भरे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब सुनो बच्चों, तो सर ये क्या है, क्यों है, किस लिए है? ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर तो अपने साथ बाइंड रखता है माइटोकॉन्ड्रियाज को, कि सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया इसके साथ चिपके रहे। और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो फ्लैजेला मूवमेंट करता है, और मूवमेंट करने के साथ वो एग के इनसाइड चला जाता है, या फिर उस वेजाइनल पाथवे के अंदर वो मूवमेंट करता है, चलता रहता है। क्लियर है बच्चों? तो उसे एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू टेल फॉर मूवमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू टेल फॉर मूवमेंट। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल का क्या रहता है? तो बेटा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल स्पर्म के न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियोइड के साथ एंटर कर जाती है फीमेल वेजाइनल पार्ट के अंदर। बोलो बच्चों, किस में एंटर कर जाती है? फीमेल वेजाइनल पार्ट के अंदर और ओवम में। तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल सेल डिवीजन के लिए एसेंशियल है, सेल डिवीजन के लिए जरूरी है बच्चों। किसके लिए जरूरी है? सेल डिवीजन। तो पहली बार जैसे ही न्यूक्लियोइड ओवम में एंटर करेगा तो उसके साथ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी एंटर करेगा। कौन एंटर करेगा बेटा? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के एंटर करने के बाद हम देखते हैं यहां पर कि वो भी सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है बच्चों? डिस्टल सेंट्रियोल नीचे ही रहता है, वो स्पर्म के न्यूक्लियोइड के साथ नहीं जाता और बाद में डीजनरेट हो जाता है सारा पार्ट। केवल न्यूक्लियोइड और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही ओवम के अंदर ट्रांसफर होते हैं। बेटा याद रखिए, फर्टिलाइजेशन पर भी हम दोबारा डिस्कस करेंगे। तीसरा थिंग है बच्चों, इट इज कॉल्ड सेंट्रियोल, टेल।
तो टेल क्या है? एक फ्लैजेला है, फ्लैजिलेट है, एक तरह का फ्लैजेला है बच्चों, फ्लैजेला है, ठीक है। तो टेल क्या है? एक फ्लैजेला है। तो मैं लिख सकता हूं ए फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर for the sperm movement, ठीक है बच्चों। ये स्पर्म मूवमेंट के लिए काम करता है बच्चों। किसके लिए काम करता है? स्पर्म मूवमेंट। तो वेजाइनल पाथवे के अंदर फ्लैजेला की वजह से ही वो अंदर तक जा पाता है और फैलोपियन ट्यूब पे पहुंच जाता है, जहां फिर वो एम्पुला पार्ट में जा करके क्या करता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन करता है। क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करता है। क्लियर है बात यहां तक की? तो इसका अगर हम ट्रांसफर सेक्शन देखें तो ये 9+0 स्टेज शो करता है बच्चों। याद है अगर आप लोगों ने 11th क्लास में सेंट्रियोल पढ़ा है तो कि वहां पर ये कैसा स्ट्रक्चर शो करता है? 9+0। क्लियर है बच्चों? तो ये स्पर्म की बात की हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ में। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा oogenesis। क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? वी विल डिस्कस अबाउट oogenesis। तो सुनो, कल का आपका टॉपिक क्या रहने वाला है बच्चों? दिस इज कॉल्ड oogenesis। तो हम गैमेटोजेनेसिस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक हमारा मेन क्या चल रहा है बच्चों? दिस इज गैमेटोजेनेसिस। ये गैमेटोजेनेसिस, जिसमें एक प्रोसेस हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस और एक हो गया बच्चों oogenesis। एक प्रोसेस हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा कौन सा हो गया बच्चों? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड oogenesis। क्या कहा जाएगा बच्चों? oogenesis। तो इसमें क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। होगा। क्लियर है बच्चों? तो कल हम यहां से आगे पढ़ेंगे। आप लोग oogenesis पढ़ के हैं एनसीईआरटी से, समझने की कोशिश करें और ओवरी को भी समझने की कोशिश करें। उससे आगे हम कल यहां से बात करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।